हेलो एवरीवन, आई एम राहुल। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर के इस चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शूद्र बनाम आर, जो कि शूद्र कौन थे नामक पुस्तक से लिया गया है। इस चैप्टर के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें लगभग 5 पार्ट हैं, 5 खंड हैं, जिसमें से हम पहले खंड का हम अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे, साथ में पढ़ेंगे। तो मैंने प्रयास किया है कि पीडीएफ के तौर पर आपको बताने का प्रयास कर सकूं, ताकि मेरे साथ साथ आप भी पढ़ सकें और आपका भी ज्ञान वर्धन हो सके। तो यदि आपको मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपकी जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुंच सकें और आप वीडियो देख सकें। पढ़ना शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं तो अध्याय नंबर 4, शूद्र बनाम आर। पहले जो कुछ कहा जा चुका है उससे ये स्पष्ट हो गया कि ब्राह्मणी लेखों से पहले हमें इस बात का कोई सूत्र नहीं मिला कि शूद्र कौन थे और चौथा वर्ण कैसे बने। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम पाश्चात्य लेखों की ओर उन्मुख हों और यह देखें कि इस विषय में उनका क्या कहना है। शूद्रों की उत्पत्ति के विषय में पाश्चात्य लेखों का एक निश्चित सिद्धांत है। हालांकि सभी पाश्चात्य लेखक इस सिद्धांत के सभी पहलुओं को लेकर एक मत नहीं है, फिर भी कुछ बिंदु हैं जिन पर उसमें एक हद तक सहमति दिखाई देती है। ये निम्नानुसार है। पहला, वैदिक साहित्य की रचना करने वाले आर्य प्रजाति के थे। दूसरा, आर्य प्रजाति भारत में बाहर से आई थी और उसने भारत पर आक्रमण किया था। तीसरा, भारत के मूल निवासी दास व दस्यु कहलाते थे तथा उनकी प्रजाति आर्यों से भिन्न थी। चौथा, आर्य गोरे थे, दास और दस्यु काली। आर्यों ने दास्यों और दस्युओं को पराजित किया था। छठवां, पराजित होने पर गुलाम बना दिए जाने के बाद वे दास एवं दस्यु लोग शूद्र कहलाए। सेवेंथ, आर्य लोग मनुष्य की चमड़ी के रंग के पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे, इसलिए उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था कायम की और इसके अंतर्गत गोरी प्रजाति नस्ल की काली प्रजाति जैसे दास और दस्यु से अलग कर दिए गए। तो ये जो कुछ पाश्चात्य लेखक थे, पाश्चात्य मतलब लेखक हम बोल सकते हैं, पाश्चात्य मतलब होता है जो पश्चिमी सभ्यता में जो लेखक हुए हैं उन्होंने वो किया है। एक मत नहीं है, फिर भी कुछ हद तक ये सहमति दिखाई दी है। आगे लिखते हैं, भारतीय आर्यों के समाज में शूद्रों की उत्पत्ति और स्थिति के पाश्चात्य सिद्धांत ये मुख्य तत्व है। यह बात अलग है कि यह सिद्धांत मान्य भी हैं अथवा नहीं, किंतु इनके बारे में पढ़ने के बाद जिनकी लंबी लंबी और नीरस व्याख्याओं में एक सामाजिक तत्व को एक दैवीय विधान के रूप में रूप देने का प्रयास हुआ है। अपने सामने का एक ऐसा सिद्धांत पाकर अत्यंत राहत का अनुभव होता है जिसमें एक सामाजिक तत्व की स्वाभाविक व्याख्या की गई है। जहाँ तक ब्राह्मणी सिद्धांत का सवाल है तो उन्हें एक मूर्ख मस्तिष्क का बेतुका कहने के सिवाय और क्या कहा जा सकता है। इसमें समस्याओं को तो छुआ ही नहीं गया। वही आधुनिक सिद्धांत कम से कम हमें सही दिशा में ले जाने का उद्गम तो करता है। आगे लिखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर इसमें, जो कि इस सिद्धांत का औचित्य की परख के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि उसकी अंश अंश करके समीक्षा की जाए और देखा जाए कि प्रत्येक अंश की पुष्टि में साक्ष्यों का कहाँ तक प्रयोग हुआ है। यह पूरा सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि अतीत में ऐसे लोग रहते थे जिनकी प्रजाति आर्य थी, इसलिए उचित यही होगा कि सबसे पहले इसी मसले से निपटा जाए कि आर्य कौन थे। तो आर्य प्रजाति क्या है? आर्य प्रजाति के मसले पर विचार करने से पहले हमें निश्चित कर लेना होगा कि प्रजाति नस्ल शब्द से तात्पर्य क्या है। यह सवाल उठाना इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि एक कौम को प्रजाति समझने की गलती असंभव नहीं। इस तरह की गलती का सबसे अच्छा उदाहरण यहूदी हैं। अधिकांश लोग यही मानते हैं कि यहूदी एक प्रजाति है। नंगी आंखों से देखने पर वे दिखाई देते हैं, किंतु विशेषज्ञों का इस विषय पर क्या मत है? यहूदियों के बारे में प्रोफेसर रिप्ले का कहना है, क्या कहना है? तो हमारा अंतिम निष्कर्ष यह है कि यह हमारी दृढ़ोक्ति है कि यह विरोधाभास पूर्ण है किंतु सत्य है। यहूदी एक प्रजाति नहीं बल्कि आखिरकार एक कौम है। उनके चेहरे में हमें इनकी पुष्टि पढ़ने को मिलती है, जबकि इनके लक्षणों, अन्य लक्षणों के विषयों में हम शाश्वत हैं कि उनकी जो व्यक्तिगत विशिष्टता है वह किसी भी प्रकार से नगण्य ना होते हुए उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी अपनी निर्मित है और अभूतपूर्ण वंशानुगत शुद्धता का परिणाम नहीं है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आगे अब क्या डिस्क्राइब है कि नस्ल प्रजाति क्या होती है, इसे परिभाषित करें तो प्रजाति उन लोगों का समूह होता है जिसमें कुछ विशिष्ट वंशानुगत लक्षण पाए जाते हैं। कभी यह माना जाता था कि प्रजाति में विशिष्ट लक्षण होते हैं। पहला जैसे कि सिर की आकृति, दूसरी बालों और आँखों का रंग, तीसरा चमड़ी का रंग, फोर्थ कद काठी। आज आम धारणा यह है कि चमड़ी का रंग और कद काठी ऐसे लक्षण हैं जो जलवायु और निवास के परिवेश के अनुसार बदलते रहते हैं और इसलिए लोगों की प्रजाति तय करने के मापदंड के रूप में इन्हें खारिज कर देना चाहिए। सिर का मनुष्य का सिर ही एकमात्र स्थिर अपरिवर्तनीय लक्षण है, जिसका अर्थ होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आम अनुपात, और इसलिए मानव विज्ञानी और मानव जाति विज्ञानी इसे प्रजाति का सर्वोत्तम उपलब्ध मापदंड मानते हैं। अब देखते हैं कि व्यक्ति की प्रजाति तय करने के संदर्भ में सिर की आकृति का प्रयोग को मानव विज्ञानियों ने एक यथार्थ विज्ञान का रूप दे दिया है। इसे मानवभित्ति मतलब एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं। मानवभित्ति के विज्ञान के सिर की आकृति की माप के दो तरीके निश्चित किए, श्रस्य सूचकांक मतलब सेफेलिक इंडेक्स और आनंद सूचकांक मतलब फेशियल इंडेक्स। क्या बोलते हैं? फेशियल इंडेक्स। आई थिंक इंग्लिश में आप ज़्यादा समझ पाओगे, हिंदी थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। और सूचकांक की प्रजाति का लक्षण होता है काने के ऊपर मतलब कानों के ऊपर सिर की जो चौड़ाई होती है वही श्रस्य सूचकांक होता है। श्रस्य सूचकांक मतलब क्या होता है? सेफेलिक इंडेक्स। और माथे से जो पीछे तक की लंबाई के प्रतिशत से व्यक्त किया जाता है। यदि यह मान लिया जाए कि यह लंबाई 100 है तो चौड़ाई को इसके अंतर्गत एक अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है। सिर जब अनुपात से अधिक चौड़ा अर्थात सिर से नीचे की ओर देखने पर अधिक गोल होता है तो यह श्रस्य सूचकांक बढ़ता है। जब ये 80 के ऊपर पहुंचता है तो सिर के लघु श्रस्य मतलब ब्रैक्रीसेफेलिक कहते हैं। जब यह 75 के नीचे है, 75 के और 80 के बीच सूचकांकों का मध्य श्रेणी मतलब मीसोसेरिफिक कहा जाता है। यह परिभाषिक शब्द है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाबा साहब अम्बेडकर ने मेजरमेंट करने का प्रयास किया कि जो लंबाई मेजरमेंट होता है, लंबाई 100 होती है, इसके अंतर्गत जब सिर होता है वो अनुपात से अधिक चौड़ा अर्थात ऊपर की ओर या देखने पर गोल हो तो उसे श्रस्य सूचकांक मतलब इससे बढ़ जाता है। और जब 80 की ओर पहुँच जाता तो इसे लघु श्रस्य मतलब ब्रैकेसेफेलिक कहते हैं। और जब 75 के नीचे आता है तो इसे क्या बोलते हैं? दीर्घसेफेलिक मतलब डोलिक्योसेफेलिक शब्द का प्रयोग होता है। और जब ये 75 और 80 के बीच में जो सूचकांक रहते हैं इसे मीसोसेफेलिक कहा जाता है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने बोली है।
आगे देखते हैं। ये परिभाषिक शब्द प्रजाति के मसलों से संबंधित साहित्य में ये शब्द बार बार आते हैं, और यदि किसी को इसका मतलब पता नहीं हो तो इस विषय पर होने वाली चर्चा को बुद्धिमत्तापूर्वक समझना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए यहाँ रुककर इन्हें लोक भाषा में समझना लाभप्रद होगा। मध्य शीर्षक और लोक, यह आम भाषा में मध्यम आकार सिर कहा जाता है। इसके ऊपर सूचांक माध्यम होता है, और खोपड़ी की चौड़ाई की माप के 3/4 और 4/5 के बीच होती है। दीर्घ शीर्ष का मतलब क्या होता है? सिर लंबे वाला, जिसके सिर का सूचांक कम होता है और खोपड़ी का माप की लंबाई का 4 पहुंच जाती है। तो ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मेजरमेंट बताए हैं। चेहरे की आकृति और सिर के अनुपातों के बीच सहसंबंध होता है। इसे आनंद सूचांक मतलब फेशियल इंडेक्स कहते हैं। अधिकांश मसलों में देखा गया है कि अपेक्षाकृत चौड़े सिर वाले व्यक्ति का चेहरा गोल होता है, जिसमें गालों की हड्डियों के पीछे की चौड़ाई माथे की ठुड्डी तक की ऊंचाई के मुकाबले काफ़ी होती है। माप लेने के तरीके में एक रूपता नहीं होने के कारण अब तक ऐसे विस्तृत अध्ययन नहीं हो पाए जिससे सही तुलना हो सके। फिर भी यह नियम अपनाना सुरक्षित हो रहा है। लंबा सिर, अंडाकार चेहरा और छोटा सिर, गोला चेहरा। अब जो मानव भीति मतलब इसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोमेट्री की इन मापों का प्रयोग करते हुए प्रजाति के विषय पर अधिकार रखने वाले प्रोफेसर रिप्रे का निष्कर्ष पर पहुँचे कि जहाँ तक सरस का आनंद सूचांक का सवाल है, जो यूरोपीय लोग 3 विभिन्न प्रजातियों के हैं, इनके निष्कर्ष पर सार अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका है, जो टेबल है, प्रस्तुत किया है। सारे संबंध की बात करें तो क्या आर एक प्रजाति है? इस विषय में 2 विचार दिखाई देते हैं। कितने? 2 विचार, जिसमें एक मत आर प्रजाति के होने की बात है। इसके अनुसार आर प्रजाति की विशिष्टता एक अपेक्षाकृत लंबा सिर मतलब दीर्घ सरस और सीधी तराशी हुई नाक मतलब सरल नासा मतलब इसे बोल सकते हम लेप्टोरिन। एक लंबा अनुपातिक सक्रिय चेहरा, सुविकसित सुगण नैन नक्शा और चेहरे की उठी हुई हड्डियां, कद खासा ऊंचा होता है और देह की आम बनावट बनावट भारी भरकम ना होकर नपी तुली और छहरी होती है, जो आर प्रजाति की बाबा साहब अम्बेडकर जो डिस्क्राइब कर रहे हैं। और यहाँ पर रिप्ले EW द रेसेस ऑफ यूरोप पृष्ठ क्रमांक 121 का रेफरेंस भी यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो कोई बात बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे नहीं बोल रहे कि जो आप काट सको। आगे लिखते हैं, दूसरा मत प्रोफेसर मैक्स मूलर का भी है। उनके अनुसार इस शब्द का इस्तेमाल 3 भिन्न अर्थों में होता है। साइंस ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा का विज्ञान विषय पर अपने व्याख्यानों में वह कहते हैं, क्या कहते हैं? अर अथवा अरा मुझे जोती हुई भूमि के रूप में धरती का एक प्राचीनतम नाम दिखाई देता है, जो संस्कृत में तो लुप्त हो गया है किंतु यूनानी में इरा के रूप में संरक्षित है। इस प्रकार मूल में आर्य शब्द का अर्थ भूस्वामी, भूमि को जीतने वाला रहा होगा, जबकि विश्व से निकलने वाला वैश्य शब्द का अर्थ ग्रस्त होता है। मनु की पुत्री इडा जोती हुई भूमि का एक और नाम है, संभवतः अरा का संशोधित रूप है, अरा का ही संशोधित रूप है। अब जो यूरोपीय प्रजाति हैं उसमें जो किस्में हैं किस प्रकार से हैं, तो जैसे सिर, जैसे हम बात करें सिर है, चेहरा है, बाल हैं, आँखें हैं, कद है और नाक है। तो जैसे एक प्रजाति है ट्यूटनी, इसका जो इनकी प्रजाति होती है, जो किस्में हैं जिनका सिर होता है जो लंबा होता है, चेहरा लंबा होता है, बाल बहुत हल्के, आँखें नीली, कद लंबा, नाक पतली टेढ़ी तोते जैसी। एक है LPA कोल्ट, इसमें
प्रजाति है जो यूरोपीय प्रजाति किस्म है, जो गोल चेहरा होता है, जो चेहरा मतलब सिर माफ़ करना गोल होता है, चेहरा इनका चौड़ा होता है, बाल हल्के भूरे लाल भूरे और आंखें कुछ कुछ भूरी मतलब हेज़ल, और कद होता है जो मंझोड़े भली भारी गठले, नाक विभिन्न प्रकार की कुछ चौड़ी भारी, और जो भूमध्य सागरीय है इसमें जो लोग होते हैं इनका जो चेहरा होता है वो लंबा होगा, मतलब जो सिर लंबा होगा, चेहरा भी लंबा होगा, बाल हैं गहरे कत्थाई अथवा काले, आँखें जो होंगी गहरे रंग की, और जो कद है मझले मतलब मीडियम पतले होंगे, और नाक कुछ चौड़ी। आगे लिखते हैं, इस शब्द का जिस प्रकार अन्य अर्थों में प्रयोग किया जाता है वह था मिट्टी में हल चलाना अथवा उसे जोतना। इस विषय में प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं, मैं बस यही कह सकता हूँ कि आर्य शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ यही प्रतीत होता है, हल चलाने वाला अथवा हल जोतने वाला। आर्यों ने यह नाम अपने लिए संभवतः खानाबदोश प्रजातियों या तूर्नियों से स्वयं को भिन्न दिखाने के उद्देश्य से रखा होगा, जिनके नाम तुरा का अर्थ होता है घुड़सवारी की तेजी। तीसरे अर्थ में इस शब्द का प्रयोग वैश्य तथा अन्य जन समूहों के एक सामान्य नाम के तौर पर होता है, जिसमें सारे ही लोग आ जाते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर मैक्स मूलर ने पाणिनि 3.103 में अपना आधिकारिक स्रोत बनाया है। फिर आता है चौथा अर्थ जो शब्द के साथ परिवर्ती काल में जुड़ा, और यह अर्थ है श्रेष्ठ कुल वाला, किंतु इसमें विशिष्ट महत्वपूर्ण तो प्रोफेसर मैक्स मूलर का वह मत है जो उन्होंने आर्य प्रजाति के मसले पर व्यक्त किया है। इस विषय पर उनका कहना है। अब इसमें रेफरेंस भी है, बायोग्राफी ऑफ वाइट्स पेज नंबर जो पृष्ठ 89 और 120-121 में मेंशन किया होगा। अब देखते हैं, आर्य का संबंधी मतलब आर्य प्रजाति का रक्त संबंध से नहीं बल्कि वैज्ञानिक भाषा में आर्य शब्द का प्रयोग प्रजाति के संबंध में ही नहीं हो सकता। आर्य इसका अर्थ भाषा होता है, भाषा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यदि हम आर्य प्रजाति की बात करते भी हैं तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि इसका अर्थ कुछ और नहीं आर्य भाषा है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि जब मैं आर्य शब्द का उच्चारण करता हूँ तो मेरा आश्रय ना तो रक्त से होता है और ना अस्थियों से, ना बालों से, ना खोपड़ी से। मेरा आशय तो उन लोगों से होता है जो एक आर्य भाषा बोलते हैं। यही बात हिंदुओं, यूनानियों और रोमनों, जर्मनी, कैटलों और स्लावों पर भी लागू होती है। जब मैं उनकी बात करता हूँ तो किसी विशिष्ट शारीरिक विशेषता की बात नहीं करता। नीली आँखें और सफ़ेद बालों या फिर क्या लिखा, इसके निर्भरी विजेता रहे या फिर विजित, उन्होंने अपने काले मालिकों की भाषा अपनाई होगी या फिर उनकी प्रजा की, या फिर इससे उल्टा रहा होगा। जब मैं उन्हें कट्टर हिंदू, यूनानी, रोमन, जर्मन, केल्ट्स से सलब कहता हूँ तो मैं उनकी भाषा के अतिरिक्त किसी पर जोर नहीं देता, और उस अर्थ में केवल उसी अर्थ में यही कहता हूँ कि गोरे से गोरा उसके डीएनए की तुलना में काले से काले हिंदू भी आर्य भाषा चिंतित के प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कठोर भाषा प्रतीत हो सकती है, किंतु ऐसे महत्वपूर्ण मामले में हम अपनी भाषा के बहुत अधिक निश्चित नहीं हो सकती। मेरी दृष्टि में आर्य प्रजाति, आर्य रक्त, आर्य आँखों, आर्य बालों की बात करने वाला मानव विज्ञानी भी उतना ही बड़ा पापी है जितना वह भाषा वैज्ञानिक जो दीर्घश्रित शब्दकोश, अन्य लघुश्रित या व्याकरण की बात करता है। यह बोरवेल में हुए भाषा के संदर्भ देखिए, बाइबल पुराना नियम उत्पत्ति 11:1-9 में भी बुरा है। यह तो सरासर चोरी है
हमने भाषा के वर्गीकरण के लिए अपनी स्वयं की शब्दावली अपनाई है। अब खोपड़ियों और बालों और रक्त के वर्गीकरण के लिए मानव जाति विज्ञानी अपनी शब्दावली बनाएं। प्रोफेसर मैक्स मूलर के इस मत को वे समझेंगे सहारेंगे, जिससे पता है कि कभी आर्य प्रजाति के सिद्धांत को मानने वालों को हुआ करते थे और उनके प्रचार प्रसार में उनकी अहम भूमिका रही। यह दोनों मत स्पष्ट है तौर पर एक दूसरे से भिन्न हैं। एक मत के अनुसार आर्य प्रजाति शारीरिक विशिष्टताओं के साथ विद्यमानी थी, उसमें विशिष्ट वंशानुगत लक्षण थे और एक निश्चित श्रेष्ठ और आनंद सूचक था। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार आर्य प्रजाति का आधार उसकी भाषाई विशिष्टता थी। वे एक साझा भाषा बोलने वाले लोग थे। आगे लिखते हैं, इन विरोधाभासी मतों को देखते हुए यह प्रश्न उठता है, वैदिक साहित्य क्या साक्ष्य प्रस्तुत करता है? वैदिक साहित्यों की विवेचना से पता चलता है कि ऋग्वेद में 2 शब्द आए हैं, एक है अर्य, दूसरा है आर्य। अर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के 88 स्थानों पर हुआ है। इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? इस शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है, जैसे कि शत्रु के अर्थ में, सम्मानीय व्यक्ति के अर्थ में, भारत के नाम के रूप में और स्वामी वैश्य नागरिक के रूप में। आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 31 स्थानों पर हुआ है, किंतु इनमें किसी में भी इस शब्द का प्रयोग प्रजाति के अर्थ में नहीं हुआ है। इस चर्चा के एक निर्विवाद निष्कर्ष यह निकलता है कि वेदों में आने वाले अर्य और आर्य शब्दों का प्रयोग प्रजाति के अर्थ में बिल्कुल नहीं हुआ। प्रश्न यह भी उठता है कि मानव भीति क्या साक्ष्य प्रस्तुत करती है? आर्य प्रजाति वर्णन जो लंबे बालों का रूप मिलता है, यह वर्णन पर्याप्त नहीं, जैसा कि प्रोफेसर रिप्ले की तालिका से पता चलता है। या लंबे सिर वाली प्रजातियाँ, यह प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि इनमें कौन सी आर्य प्रजाति है। तो यह हमने खंड नंबर 1 डिस्कस कर लिया है। तो यदि आपको खंड नंबर 2 देखना है, पढ़ना है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, तो मेरा जो बताने का जो तरीका है PDF के थ्रू, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मेरा प्रयास है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जितनी भी संभव तो नहीं है कि सभी कुछ कराएं, लेकिन जो मुख्यतः जो लिटरेचर है उनको मैं लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल जो नए लोग जो अम्बेडकरवादी, खासकर जो यूथ है, हमारा यंगस्टर है, वो अम्बेडकरवादी तो बन रहा है, जय भीम बोलता है, जय भीम के नारे लगाता है, लेकिन उसने कभी बाबा साहब अम्बेडकर की एक पुस्तक भी नहीं पढ़ी है। और जिस व्यक्ति ने बाबा साहब अम्बेडकर की एक पुस्तक भी नहीं पढ़ी, तो वो क्या बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन चला सकता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। तो मेरा प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस लिटरेचर को शेयर कर सकूं। जो लोग किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, जिनको किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, तो वो अपना समय निकाल कर 10-20 मिनट की वीडियोस आप देख सकते हो। आप चाहें तो जो भी काम कर रहे हो तो इस वीडियोस को सुन सकते हो ऑडियोस के फॉर्म में, या आप इनको देख भी सकते हो। तो मेरा प्रयास यही है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।